Good morning, student. This is class of mathematics, class 8th, chapter 2, and this is exercise 2.2. The previous lecture we have discussed already 1 to 5 questions. Now, start in this video, we will start from the question 6. And you know that in this exercise, what will we do? And first, we make the equation, and then we will solve the value. In this question number 6, read the statement properly, what is given and how to write. This is very important. If you write, there is given 3 consecutive. The word is given consecutive. It means लगातार. It means अगर कोई नंबर आप 3 लेते हो तो नेक्स्ट आपका जो नंबर होगा वो होगा 4 and 5. तो कंजिगेटिव का मतलब होता है लगातार. इंटीजर्स मतलब आपको इंटीजर्स लेने हैं प्लस माइनस जो भी हों. एड अप टू 51. अगर हम तीनों इंटीजर्स को ऐड कर देते हैं तो सम क्या आना चाहिए 51. तो अगर हमें ऐसे कोई फाइंड आउट करने के लिए कहे 21, 22, 23 तो मे भी उसका सम 51 हो या ना हो, तो उसके लिए हमें एजम्पशन लेनी पड़ती है. तो डायरेक्ट यहाँ पे एजम्पशन ले लो, एक कंसेक्यूटिव इंटीजर को लेट कर लो, नेक्स्ट आपको पता है उससे नेक्स्ट वाला है तो वो x+1 हो जाएगा. अगर आपने फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर को x लिया है तो सेकंड आपका x+1 हो जाएगा और उससे जो नेक्स्ट है वो आपका x+2 हो जाएगा. देन आप इजीली ऐड करके उसको किसके इक्वल रख दोगे 51 के. देन यू विल फाइंड द 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स जिनका सम क्या आएगा आपका 51. सो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. फर्स्ट एज्यूम करना है आपको लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर. फर्स्ट इंटीजर हम लेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं. एंड अनदर वन, अगर आप सेकंड की बात करो, दिस इज कंसेक्यूटिव, तो सेकंड जो आपका इंटीजर है वो x+1 हो जाएगा और जो थर्ड है वो आपका x+2 हो जाएगा. देखो दीज आर कंसेक्यूटिव, ये तीनों कंसेक्यूटिव हैं. अगर आपने फर्स्ट को x लिया है तो नेक्स्ट आपका x+1 और उससे जो नेक्स्ट है वो आपका x+2 है. क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर एड अप. एड अप मीन्स इन तीनों को हमें ऐड करना है और जो सम है वो क्या है आपका 51. तो अगर मैं तीनों को ऐड करूँ x+1 x+2 तो मेरा सम क्या आना चाहिए 51. देखो ये आपकी लाइक टर्म है x तो सम इनका 3x हो जाएगा. 1+2 आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा. सम आया आपका 51. तो यहाँ से आपको क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है. अगर आपको x की वैल्यू मिल जाती है तो आप तीनों इंटीजर्स को फाइंड कर सकते हो. तो फर्स्ट हमारा मोटो रहेगा x की वैल्यू फाइंड करना. ना हाउ टू फाइंड x, देखो +3 है, राइट हैंड साइड जाएगा तो -3 हो जाएगा. तो ये हो गया आपका 3x और 51 में से 3 जाएगा 48 आएगा. यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो. 48 को देखो 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आके डिवाइड करेगा. जब आप इसको कट करोगे तो जो x की वैल्यू वो आ गई आपकी 16. डोंट लीव क्वेश्चन हेयर, यहाँ नहीं छोड़ना है आपको. 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं. तो जो फर्स्ट इंटीजर आपने माना था, एज्यूम किया था, वो आपका 16 है. तो आपका आप राइट करना है जो आपने फर्स्ट इंटीजर एज्यूम किया था. तो लिखो फर्स्ट इंटीजर आपका 16. अगर हमें सेकंड की बात करें तो सेकंड आपका x+1 है. तो x की वैल्यू आपने 16+1 तो वो आपका 17. और अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड है आपका x+2. इट मीन्स 16+2 ये हो जाएगा 18. तो दीज आर द इंटीजर्स 16, 17, 18. एड अप वी गेट 51. You can check your answer also. So this is your answer of question 6. Now come to the next question. This is question number 7. In this question there is given the sum of 3 consecutive, देखो there is given 3 consecutive, same question है but the multiples of 8. तो we cannot assume x बिकॉज x इज मे बी मल्टीपल, नॉट बी मल्टीपल. तो फर्स्ट हमें जो एजम्पशन है वो मल्टीपल ऑफ 8 होना चाहिए. तो जो हमारी यहाँ पे फर्स्ट इंटीजर होगा वो हमारा 8 का मल्टीपल होना चाहिए. इट मीन्स हम उसको पहले ही एज्यूम करके चलेंगे 8x. तो यू कैन फाइंड द नेक्स्ट सेकेंड इंटीजर एंड द थर्ड इंटीजर. तो लेट फर्स्ट इंटीजर 8x. नाउ सेकेंड अगर आपको फाइंड करना है
आपको ये पता है कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, एक्स, एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस टू. These three integers are multiple of 8. अगर these integers are multiple of 8 तो first we multiply with 8. तो हमारा जो फर्स्ट इंटीजर है वो 8x हो गया और सेकेंड इंटीजर है वो भी 8 का मल्टीपल होना चाहिए. तो आप 8 का मल्टीपल 8x प्लस वन, राइट लाइक दिस एंड देन सॉल्व दिस बिकम 8x. 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 वन जा 8. तो ये आपका सेकेंड इंटीजर ये आएगा, नॉट दिस, ये नहीं होगा. दिस वन इज योर सेकेंड इंटीजर. अगर आप थर्ड की बात कर रहे हो तो थर्ड इंटीजर अगर हमें फाइंड करना है तो आपका 8 थर्ड इंटीजर है अपना x प्लस टू, देन राइट हियर x प्लस टू, देन मल्टीप्लाई 8x और प्लस 16. तो ये आपका थर्ड इंटीजर होगा. अब रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या कहता है, सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8, दीज थ्री आर मल्टीपल ऑफ 8 इज 888. फाइंड द मल्टीपल्स. आपको इनके मल्टीपल्स फाइंड करने हैं. तो अकॉर्डिंग द क्वेश्चन इनका सम क्या है, दिस इज गिवन सम इज 888. तो फर्स्ट इंटीजर आपका क्या है 8x, सेकेंड इंटीजर आपका क्या है 8x प्लस 8, थर्ड इंटीजर है आपका 8x प्लस 16. द सम इज गिवन 888. नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x. दिस आर 8x, 8x एंड 8x. अगर हम उन्हें ऐड करेंगे तो 24x and 8 or 16 again 24, and this sum is given 888. We have find the value of x. First there is given plus 24, right hand side जाएगा तो minus 24 हो जाएगा. 888 में से minus 24 तो 24x इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 864. देन डिवाइड इट. अगर हम इसको कट करते हैं 24 से डिवाइड करते हैं तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x. x इज 36. तो वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ ओनली x, नॉट द मल्टीपल ऑफ 8. आपका मल्टीपल ऑफ 8 है. देयर आर गिवन फर्स्ट इज 8x. तो आपको 8 को x के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये आपका फर्स्ट मल्टीपल होगा. देन सेकेंड मल्टीपल इज योर 8x प्लस 8. तो आपका जो ये आंसर आएगा उसमें आपको प्लस 8 कर देना है. 36 प्लस 8 एंड द नेक्स्ट आंसर इज 8x प्लस 16. तो जो भी ये आंसर आया हुआ है उसमें आपको 16 ऐड कर देना है. तो यू विल गेट द मल्टीपल्स ऑफ 8. तो ये तीनों आपके आंसर होंगे. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In this question, same question, three consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2. Previous question में given था multiple of 8 and in this question given that is multiplied by 2, 3 and 4. हमारे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स सेम रहेंगे. हम एज्यूम करके चलेंगे x प्लस 1 और x प्लस 2. एजम्पशन वही रहेगी. लेट 3 consecutive integer x plus 1 or x plus 2. Given that these are the increasing order and multiplied by 2. फर्स्ट जो इंटीजर है उसको आपने मल्टीप्लाई बाय 2 करना है. सेकेंड जो इंटीजर है उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करना है. थर्ड जो इंटीजर है उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करना है. तो आपका जो फर्स्ट अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपका जो फर्स्ट इंटीजर बनेगा आपका मल्टीपल ऑफ 2 है तो 2 इंटू एक्स 2x हो गया. सेकेंड इंटीजर मल्टीपल ऑफ 3 मल्टीप्लाई x प्लस 1 तो ये हो गया आपका 3x प्लस 3. एंड जो थर्ड मल्टीपल है थर्ड इंटीजर है वो है मल्टीपल ऑफ 4 तो 4 इंटू एक्स प्लस 2 तो आपका 4x प्लस 8. तो दीज आर द इंटीजर्स गिवन इन द क्वेश्चन. द फर्स्ट इज मल्टीपल ऑफ 2, सेकेंड इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड थर्ड इज मल्टीपल ऑफ 4. देन दे एड अप. उनको हमें एडअप करना है, एडअप टू 74. सेम क्वेश्चन है. अगर हम इनको ऐड करें तो हमें जो सम मिलेगा वो सम होगा आपका 74. तो हाउ टू एड दीज थ्री इंटीजर्स. 2x 3x प्लस 3
4x प्लस 8, जो सम है दिस इज गिवन 74. तो 2x 3x 4x लाइक टर्म है, ये हो जाएगा सम हो जाएगा 9x, 8 प्लस 3 11 हो जाएगा, and this is equal to 74. Now we will find the value of x and put here these are the integers. Now I will find only value, you will put the value in the given integer. This is 9x 74 plus 1 है, this is minus 1 minus 11 sorry plus 11 is given, right hand side तो minus 11 आप subtract करोगे तो आपका आएगा 63 और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आपकी 7 आएगी. दिस वैल्यू पुट इन these integers you will get the answer. Now come to the next question. This is question number 9. Of ages of Rahul and Harun are in the ratio 5:7. देखो जब भी स्टेटमेंट सम में रेशो गिवन हो तो हमारे जो एजम्पशन होता है, हम कोई ना कोई क्वांटिटी इनकी मल्टीपल होती है जब हम रेशो में लेते हैं, तो जो एजम्पशन होगी 5x और 7x होगी. 4 ईयर्स लेटर की बात कर रहा है, ये बाद की बात कर रहा है, तो 4 ईयर्स मतलब इसमें ऐड हो जाएंगे. अगर ये 5x है तो 5x प्लस 4 हो जाएगा, अगर ये 7x है तो 7x प्लस 4 हो जाएगा. द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56. व्हाट आर द प्रेजेंट एज. अब यहाँ प्रेजेंट एज गिवन नहीं है, उसको हमने एज्यूम किया है. व्हाट इज द प्रेजेंट एज. प्रेजेंट एज गिवन दैट 5:7, तो हमारा जो एजम्पशन हो जाएगा प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एज्यूम किया है, तो लेट present age of Rahul 5 given है तो हमें 5x लेना है, and present age of Harun 7 given है तो 7x. क्योंकि अगर प्रेजेंट एज नहीं पता तो 4 ईयर्स लेटर की तो बात ही नहीं कर सकते. हमें प्रेजेंट एज पता होनी चाहिए, तभी हम पीछे का और आगे की एजेस फाइंड कर सकते हो. एट प्रेजेंट आप क्या हो, उसके बाद अगर आपसे 4 ईयर्स बाद पूछा जाए तो आप ऐड करके बता सकते हो, और 4 ईयर्स पहले पूछा जाए तो आप माइनस करके बता सकते हो. बट फर्स्ट वी नो अबाउट द व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड हरुण. दीज आर द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड हरुण. नाउ कम टू द क्वेश्चन. क्वेश्चंस क्या कहते हैं. क्वेश्चन इज in the question is given that 4 years later the sum of their ages. अब देखो 4 years later की बात करेगा तो हमें present, this is present age, तो 4 years later ये क्या होगा. right here age of Rahul after 4 years. अभी प्रेजेंटली 5x का है, 4 ईयर्स के बाद 5x प्लस 4. तो एज ऑफ हरुण आफ्टर 4 ईयर्स दिस विल बिकम 7x प्लस 4. 4 years later the sum of their ages, here is given sum of their ages will be 56 years. इन दोनों की एज का जो सम है 5x प्लस 4 7x प्लस 4, जो सम होगा वो क्या होगा आपका 56. Then we will find the value of x. And then 5x plus 7x, this is total sum 12x, 4 plus 4 8, and this is given 56. 12x आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस 8 इज गिवन, राइट हैंड साइड जाएगा तो 56 माइनस 8 हो जाएगा. 12x दिस विल बिकम 48. देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x. 48 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा आपका x इज इक्वल टू 4. Then this is the value of x. It is not a present age. If you find the present age of Rahul is 5x. तो जो राहुल की present age होगी, present age राहुल is 5x. तो ये हो जाएगा आपका 5 into 4 20 years. अगर हरुण की पूछता है तो this is given 7x, तो this is 7 into 4 28 years. These are the ages of Rahul and Harun. I hope you can do it with the help of this concept. Now come to the next question, question number 10. In question number 10, given that the number of boys and girls are in the ratio 7 ratio. Again the ratio is given 7 and 5. तो जो नंबर ऑफ गर्ल्स होंगे वो 7x होंगे, जो नंबर ऑफ बॉयज़ होंगे वो आपके 5x होंगे. द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स. तो इस कंडीशन पे हम बाद में आएंगे. तो पहली कंडीशन जो गिवन है, द बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इन द रेशो 7:5. तो एजम्पशन होगी यहाँ पे लेट
number of boys 7x and number of गर्ल्स 5x। प्रेजेंटली हमें ये पता है कि 7x बॉयज़ हैं, 5x आपके गर्ल्स हैं। अब रीड द सेकेंड लाइन, द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 7x 8 मोर देन। तो पहले क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर ऑफ बॉयज़ बोल रहा है, तो फर्स्ट वी विल राइट 7x, दीज आर द नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 8 more means plus more than the number of girls, तो number of girls 5x, तो we will find the value of x, this is given 7x plus 5x given, इधर आके minus 5x 8 and total is 2x is equal to 8। now we have find the x value of x is equal to 4। what is the total strength, इसने ये नहीं पूछा है कि number of boys कितने हैं, girls कितने हैं, आपसे total strength पूछी है। तो first we will find the boys, then we will find the girls and then find the total। first find the number of boys कितने हुए, you have already find the value of x, तो we can find number of boys is given 7x, तो this means 7 into 4, तो boys हो गए आपके पास 28 और number of girls आपको गिवन है 5x, तो ये हो गया आपको 5 into 4 20। तो अगर टोटल स्ट्रेंथ की बात कर रहा है ये, तो टोटल स्ट्रेंथ हो जाएगी आपके 28 plus 20 is equal to 48 student present in the class। So this is your answer of question number 10। now come to the next question number 11। in question number 11 is very important, the most of the student facing problem in this question, so please read out the statement properly what is given here। the given that the Beijing's father, their first write the Beijing father is 20 years younger than Beijing's grandfather and 29 years older than Beijing। तो देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन ये है कि जो बेजिंग के फादर हैं वो 26 years यंगर देन बेजिंग्स ग्रैंडफादर। तो यहाँ पे बेजिंग की हमें एज्यूम करना है, बट बेजिंग का अभी तो कोई रिलेशन नहीं गिवन है। जो पहले रिलेशन गिवन है वो किसके बीच में गिवन है, बेजिंग फादर एंड ग्रैंडफादर गिवन है। तो अभी तो हम इसमें एज्यूम ना तो ग्रैंडफादर की कर सकते हैं ना ही फादर की कर सकते हैं, तो हमें ये पूरा पढ़ना पड़ेगा 29 years ओल्डर देन बेजिंग। तो जब तक हमारे पास बेजिंग की नहीं आएगी तो उसके फादर की नहीं आएगी, और फादर की नहीं आई तो ग्रैंडफादर की नहीं आएगी। तो ये दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, ये आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो पहले पूरी लाइन को रीड करो, इस पूरी लाइन में तीनों का रिलेशन दे रखा है। यहाँ पे 3 पर्सन्स हैं। फर्स्ट बच्चे का नाम है बेचिंग, सेकेंड इज पर्सन गिवन बेचिंग फादर, एंड थर्ड इज गिवन ग्रैंडफादर। कौन किसके साथ रिलेटेड है वो इसको पढ़ने से पता चलता है। देखो एंड दिया हुआ है तो स्टेटमेंट कट हो जाती है। 29 years ओल्डर देन बेजिंग, कौन, बेजिंग्स फादर। बेजिंग फादर इज 29 years ओल्डर देन बेजिंग। अगर मैं इसकी एज्यूम करती हूँ, इसकी एक्स एज्यूम करती हूँ, तो बेजिंग जो के फादर हैं वो अपने बच्चे से 29 years ओल्डर हैं, तो मीन्स बड़े हैं, तो वो x + 29 हो जाएगा। अब आप ग्रैंडफादर पे आ जाओ। अब यहाँ पे कहते हैं बेजिंग्स फादर इज 26 years यंगर देन बेजिंग्स ग्रैंडफादर। तो वो अपने फादर से 26 years छोटा है, यंगर मीन्स छोटा है। इट मीन्स आपने बेजिंग्स के फादर की जो एज मांगनी है वो x + 29 मानी है, और जो ग्रैंडफादर है वो यंगर दिखा रखा है, बट यहाँ पे आपको माइनस नहीं लिखना क्योंकि ग्रैंडफादर फादर से बड़ा होता है। इट मीन्स वो x + 29 फादर से बड़ा है 26। तो ये जो लाइन है यंगर देखते ही बच्चे यहाँ माइनस लगा देते हैं, बट यहाँ पे आपको माइनस नहीं लगाना है। ग्रैंडफादर इज ओल्डर देन बेजिंग्स फादर, ऐसा नहीं हो सकता बेजिंग फादर ओल्डर देन ग्रैंडफादर।
तो इस इट मीन्स यहाँ पे आपको कंडीशंस को समझना है। 26 ईयर्स, वो ग्रैंडफादर की बात कर रहा है, वो अपने फादर से, अपने फादर से 26 ईयर्स ओल्डर है, बड़ा है। तो यहाँ पे आपको x प्लस 29 बेचिंग के फादर हैं और उसमें 26 आपको ऐड करना पड़ेगा, तब आपके कौन बनेंगे, ग्रैंडफादर ऑफ बेचिंग। तो दिस इज द रिलेशन, आई होप यू कैन understood about it. This is given Beijing and this is given Beijing father and ये आपके grandfather and total sum of the ages of all three, इन तीनों के ages का sum कितना given है आपको 135. What is the ages of each, आपको तीनों की ages find करनी है। तो assumption किस पे गई है, Beijing पे गई है। तो पहले हमने क्या किया, let present age is x। अब आपको किसकी माननी है, प्रेजेंट एज ऑफ बेचिंग फादर। is x plus 29 years and age of grandfather x plus 29 plus 26 years. According to the question, the sum of these three ages, x plus 29, x plus 29 plus 26, the sum of 3 is given 135. Now we will find the value of x, then we will get the value of each. X, the sum is 3x, 29, sum is 58 and again given 26, this is 26 is equal to 135. This is 3x, the sum is 84 and this is given 135. आप यहाँ प्लस उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3x 135 minus 84. If we subtract 135, this will become 51. Now we will find the value of x. X is equal to 51 by 3. अगर आप इसको 17, तो यहाँ पे आपके जो x की वैल्यू है वो 17 है और जो 17 जो वैल्यू आई है दैट इज़ द एज ऑफ बेचिंग। अब आपको सिर्फ बेचिंग की एज मिली है, देन वी विल फाइंड द एज ऑफ बेचिंग फादर। तो बेचिंग फादर की जो एज होगी आपकी, दिस इज x प्लस 29। तो x प्लस 29 वी विल एड 17 प्लस 29। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ बेचिंग ग्रैंडफादर ऑल्सो। You can do yourself. Now come to the next question, question number 12. In question number 12, 15 years from now, directly आपको given है 15 years from now, Ravi age will be 4 times as a present age. अब यहाँ पे इसने लिंक कैसे दिया है, अब उसको ये नहीं पता कि प्रेजेंट एज क्या है, तो एजम्पशन तो हमारा प्रेजेंट एज पे ही जाएगा। देन वी विल फाइंड द 15 years फ्रॉम नाउ, देन हम इनका लिंक बनाएंगे। तो फर्स्ट एजम्पशन क्या है, लेट एज प्रेजेंट एज, क्योंकि अगर हमें प्रेजेंट एज नहीं पता है तो हम बाकी नहीं फाइंड कर सकते। तो प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज एक्स। तो वी विल फाइंड 15 years फ्रॉम नाउ, जैसे ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो 15 years फ्रॉम नाउ, तो एज ऑफ रवि 15 years फ्रॉम नाउ, अब से 15 साल बाद। तो आपका सम हो जाएगा x, अभी x ईयर्स का है तो 15 years फ्रॉम नाउ x प्लस 15 years। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 15 years फ्रॉम नाउ रवि एज विल बी 4 times द प्रेजेंट एज। 15 years फ्रॉम नाउ इट इज गिवन x प्लस 15 is 4 times the present age is x. Now we will find the value of x. This is given x plus 15, ये आपको 4x गिवन है, तो ये जो x है उधर जाके माइनस हो जाएगा,
तो 4x minus x, so we will get the value of x very easily. Then what is the value of x? 15 by 3, it is 5. Now present age of Ravi is 5 years. Now this is your answer, very easy question. Now next question is 13th question. This is also very easy. There is given a rational number in such that when you multiply it by 5 by 2. देखो, देयर इज गिवन ए रैशनल नंबर, नॉट गिवन कि ये डिनोमिनेटर लेना है, न्यूमरेटर लेना है. हमेशा ऐसा नहीं होता कि हम इसको p बाई क्यू फॉर्म में ही लें. हमने कोई भी नंबर लेट किया है, एज्यूम किया है कि एज्यूमशन हमारी x हो सकती है, वो x इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू. x किस फॉर्म में होगा आपका? p बाई क्यू फॉर्म में होगा. तो हमें यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एज्यूम नहीं करना है, हमने डायरेक्टली किसको एज्यूम करना है? रैशनल नंबर को. लेट रैशनल नंबर इज इक्वल टू एक्स. आपका डायरेक्ट हो जाएगा. व्हेन यू मल्टीप्लाइड बाय 5 बाई 2, तो सीधा क्वेश्चन पे आ जाओ. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं x को मल्टीप्लाई करती हूँ 5 बाई 2 से एंड एड 2 बाई 3 देखो, मल्टीप्लाई द रैशनल नंबर मल्टीप्लाई बाय 5 बाई 2 एड 2 बाई 3 टू द प्रोडक्ट. दिस इज द प्रोडक्ट. हमने 2 बाई 3 उसमें ऐड किया है. यू गेट माइनस 7 by 12. You can easily find the value of x. What is given here? देखो, इस केस में हमारा क्या होता है कि ये क्या है आपका 5x by 2 है, प्लस 2 by 3 है, माइनस 7 by 12 है. तो हमें यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा. फर्स्ट वी विल टेक एलसीएम. 3 इसका आएगा 6 एलसीएम आएगा. और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा 15x प्लस 4. एंड यहाँ पे जो है वैल्यू वो आपकी माइनस 7 बाई 12 है. बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 15 को 12 से, तो 180x और 12 4 जा क्या होता है? 48 होता है. और माइनस 42, 7 6 जा 42. आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देन दिस इज गिवन प्लस 48, राइट साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा. माइनस 42 माइनस 48, तो 180x इज इक्वल टू 90. इनका जो सम हुआ वो आपका 90 हुआ, बट माइनस है तो माइनस 90. देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x. x इज इक्वल टू माइनस 90. ये मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आके डिवाइड करेगा, तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी x की वो माइनस 1 बाई 2. एंड दिस इज योर रैशनल नंबर जो आपने लेट किया था, दैट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू. तो दिस इज योर एजम्पशन. Now next question, question number 14. This is very important question and very easy question. You can understand easily by this help of currency. There is given Lakshmi is a cashier in a bank. Lakshmi cashier है बैंक में. She has a currency notes of denomination of rupees 100, 50 and 10. कैशियर के पास जो पैसे हैं वो 100 रुपीज़ हैं, 50 रुपीज़ हैं एंड ₹10 हैं. द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ 3 नोट्स इज 2:3:5. जब भी रेशो गिवन है तो ये तुम एजम्पशन है कि हमारे जो 2x हैं वो 100 के हैं, 3x हैं वो 50 के हैं, और जो 5x नोट हैं वो आपके 10 के हैं. देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो वैल्यू गिवन होती है, एक नंबर ऑफ क्वांटिटी मतलब नंबर ऑफ नोट्स गिवन होते हैं. तो जो हमारे नंबर ऑफ नोट्स हैं वो ये गिवन है और उनकी जो वैल्यू है वो ये गिवन है. तो यहाँ पे एजम्पशन क्या होनी है? हमें नंबर ऑफ नोट्स को मानना है. तो पहले लेट नंबर ऑफ नोट, नंबर ऑफ 100 नोट्स कितने हैं आपके? 2 इज गिवन, तो ये 2x हो जाएगा. तो नंबर ऑफ 50 नोट्स ये आपके 3x हो जाएंगे. और आपके लास्ट है 10 की, तो 10 नोट्स क्या हो जाएंगे आपके? 5x. तो दीज आर द नोट्स. क्वांटिटी गिवन है आपके पास, इतनी नोट हैं, कितनी उनकी वैल्यू क्या है आपकी? 100. Here is given 2x notes of rupees 100, 3x notes of rupees 50, 5x notes of rupees 10. जैसे आप पिगी बैंक लेते हो, ये आपका पिगी बैंक है, उस पिगी बैंक में 100 के भी नोट हैं, 50 के भी नोट हैं, 10 के भी नोट हैं. तो जो इनकी क्वांटिटी गिवन है आपके पास 1 2 3 नहीं है, कितने गिवन है? ये 2x गिवन है,
ये 3x हैं और ये आपके 5x है। तो पिगी बैंक की तरह आप कैशियर को ले सकते हो। आपके पास ये रुपीज़ हैं, 100 रुपीज़ हैं, 50 रुपीज़ हैं, 10 रुपीज़ हैं और उनकी जो क्वांटिटी है ये 10 है। अगर आपको पिगी बैंक में से कहे कि ऐड करके बताओ कि आपके पास कितने हैं, तो अगर आपके पास 100 के 2 नोट हैं तो आप 100 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, आप बोलोगे 200 हैं। और 50 के अगर 4 नोट हैं तो आप 50 को 4 से मल्टीप्लाई करके बताओगे 200 रुपीज़। 10 के अगर 2 नोट हैं तो 20। तो आप यू कैन फाइंड द टोटल अमाउंट। आप टोटल अमाउंट फाइंड कर सकते हो कैसे? अगर हम क्वांटिटी को रेट की अमाउंट से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो आपकी क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा कि आपके पास इतने रुपीज़ हैं। यही इस क्वेश्चन में करना है। हेयर इज गिवन रुपीज़ 100, 50 एंड 10 एंड द क्वांटिटी इज गिवन 2x, 3x एंड 5x। द टोटल कैश इज रुपीज़ 4 लाख। तो पहले हमें इसको कैश में चेंज करना है क्योंकि कैश ही 4 लाख के इक्वल है। तो कैश में चेंज करने के लिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर वो कहता है 100 रुपीज़ के 2x नोट हैं तो हमने क्या करना पड़ेगा, 2x को 100 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड 3x नोट्स हैं 50 के, तो 3x को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 50 के साथ। देन 5x नोट्स हैं कितने, 10 के। टोटल जो ये अमाउंट है आपकी दैट इज इक्वल टू 4 लाख। ये किसके इक्वल, आपका 4 लाख के इक्वल है। तो मेनली इस क्वेश्चन में यही समझना था कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू एंड हाउ टू फाइंड द क्वांटिटी एंड देन मल्टीप्लाई वी विल गेट द कैश। तो हमें कैश कैसे मिलता है, अगर हम वैल्यू को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो हमें कैश नहीं मिलेगा। तो टोटल अमाउंट फाइंड करने के लिए पहले इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होना ज़रूरी है। इफ़ यू मल्टीप्लाई 100 विद 2 तो आंसर आएगा आपका 200x। अगर 3 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 150x। दिस इज 50x एंड टोटल सम इज 4 लाख। अगर आप इन सबको ऐड करते हो तो ये आपके 400x हो जाता है। 400x इज इक्वल टू 4 लाख। देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 4 लाख को अगर 400 से डिवाइड करोगे तो आपके जो वैल्यू आएगी वो आएगा आपका 1000। इट मीन्स अभी सिर्फ आपको x की वैल्यू मिली है। x की वैल्यू क्या है आपके पास, 1000। तो वे आर नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स आप फाइंड कर सकते हो। तो 100 रुपीज़ नोट्स कितने हैं आपके पास, आपने कितना माना है, 2x माना है, तो 2 इंटू 1000, तो आपके पास 2000 नोट्स हैं किसके, 100 रुपीज़ के। सिमिलरली वी फाइंड द 50x। अगर हमें 50 रुपीज़ के फाइंड करने हैं, रुपीज़ 50, तो आपको 50 माना आपने 3x, तो 3 इंटू 1000, तो आपके पास 3000 नोट्स हैं कितने के, 50 रुपीज़ के। सिमिलरली 10 के रुपीज़ 10 नोट्स, आपने लेट किया है 5x, जम्पशन है 5x की, तो 5 इंटू 1000, तो टोटल जो नोट है हमारे पास कितने हैं, 5000 नोट्स हैं। तो दिस इज योर क्वेश्चन 14. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. I have a total rupees 300 in coins of denomination rupees 1, 2 and 5. मेरे पास टोटल 300 रुपीज़ हैं और 300 रुपीज़ में क्या किस किस चीज़ के नोट हैं, रुपीज़ 1 के क्वाइन है, मीन्स नोट नहीं है, रुपीज़ 1 का क्वाइन है, 2 का है और 5 का है। देखो टोटल हमारे पास रुपीज़ कितने, 300 है और मेरे पिगी बैंक में क्वाइन है रुपीज़ 1, रुपीज़ 2 एंड रुपीज़ 5 और टोटल मिला के इनका जो सम है वो कितना है आपके पास, 300। देन नंबर ऑफ, अब देखो आपको रेशो में नहीं गिवन है तो हमें इसको 1x, 2x, 5x लेट नहीं कर सकते। जम्पशन में हमारा क्या रहेगा, पहले इसको लाइन को पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रुपीज़ 2 कॉइन्स, रुपीज़ 3 कॉइन्स, सॉरी रुपीज़ 5 कॉइन्स। तो फर्स्ट वी विल चेक द रिलेशन। रिलेशन से हमें पता लगेगा कि हाउ मेनी कॉइन्स वी विल हैव। तो फर्स्ट इज गिवन द नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन्स। ये लाइन आपको पूरा क्लियरली दे रही है, जो 2 रुपीज़ के कॉइन हैं वो 5 रुपीज़ के 3 टाइम्स हैं। तो इसका रिलेशन 5 के साथ हुआ। तो हमारी जो एजम्पशन है हमें एज्यूम किसके करने पड़ेंगे, रुपीज़ 5 के करने पड़ेंगे। तो पहले एजम्पशन ले लो, लेट नंबर ऑफ कॉइन ऑफ रुपीज़ 5 x। अब आपको नंबर ऑफ कॉइन ऑफ रुपीज़ 2 का फाइंड करना है। तो रुपीज़ 2 का 3 टाइम्स है, तो ये क्या हो जाएंगे, 3x। इट मीन्स हमारे पास 2 की वैल्यू आ गई है, इनकी आ गई है, ये x हैं और ये क्या है, 3x। अब रिमेनिंग क्या बचा आपका, 1। 1 के लिए एक कंडीशन और दे रखी है,
टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160। इट मीन्स इसमें जितने भी नंबर कॉइन गिरे हुए हैं पिगी बैंक के अंदर वो कितने हैं 160। अब हमारे पास कॉइन क्या है, अगर हमें फाइंड करना ₹1 है, ₹2 है, ₹5 है और टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज गिवन, कितने गिवन है 160 कॉइन्स गिवन है। आपने देखो 2 का फाइंड किया हुआ है कितना है 3x है, इसका फाइंड किया हुआ वो x है और टोटल कितना है 160। अब आपको ₹1 का फाइंड करना है और ₹1 का फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन की हेल्प लेंगे। इस 160 यहाँ पे 3x प्लस x 4x होता है, प्लस है तो उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये आपके पास ₹1 की क्वांटिटी आ गई कॉइन्स की 160 माइनस 4x। तो अब हमारे पास तीनों की क्वांटिटी है और वैल्यू भी गिवन है, तो हम इसको कैश में चेंज कर सकते हैं। हमारे पास कैश कितना है 300। तो क्वेश्चन पे आ जाओ। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ₹1 इसकी वैल्यू भी 1 है और टोटल कॉइन कितने हैं 160 माइनस 4x। ₹2 वैल्यू 2 है और कॉइन कितने हैं आपके 3x। वैल्यू 5 है और कॉइन कितने हैं आपके पास x। कुल मिला के मेरे पास टोटल रुपीज़ है 300। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 160 माइनस 4x प्लस 6x 5x दिस इज 300। देखो 160 ये माइनस के 4x हैं, 6x 5x 11x होता है, 11 में से 4 जाएगा तो आपका यहाँ बचेगा 7x इज इक्वल टू 300। ये प्लस 160 है, राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा 300 माइनस 160 7x, इसको इसमें माइनस किया इज इक्वल टू 140 आया। अब आप x की वैल्यू फाइंड कर लो, 140 डिवाइडेड बाय 7 तो वैल्यू आई आपके पास 20। तो x की वैल्यू 20 आ गई। अभी सिर्फ आपने x की वैल्यू फाइंड की है, अभी वैल्यू नहीं। ₹5 की आपके पास नंबर ऑफ कॉइन्स आ गए। नंबर ऑफ कॉइन्स अगर ₹5 की पूछा जाए तो आपने माना हुआ है कितना x, तो ये तो आपके पास 20 हो गई। सेकेंड अगर ₹2 की बात करें तो आपने 3x माना हुआ है, तो ये हो जाएंगे आपके 3 इंटू 20। तो टोटल कितने कॉइन होंगे आपके पास 60 कॉइन्स हैं ₹2 के। और ₹1 के जो नंबर ऑफ कॉइन्स हैं आपने क्या लिया है 160 माइनस 4x, तो ये हो गया आपका 160 माइनस 4, x की वैल्यू आपकी 20 है तो ये 160 माइनस 80 और आपके पास 80 कॉइन्स हो जाएंगे। तो दीज आर द कॉइन्स। 20 कॉइन है आपके ₹5 के, 60 कॉइन है आपके ₹2 के एंड 80 कॉइन्स है आपके ₹1 के। यू विल राइट हेयर द स्टेटमेंट, आई विल मेक ए एरो ओनली, you can write the statement here. Now last question of this exercise, this is very easy question. 16, the organizer of an essay competition decide that the winner in the competition gets a prize of ₹100। कोई भी ऐसी कंपटीशन है, ऐसे कंपटीशन में जो विनर है उसको ₹100 मिलने वाले हैं एंड द पार्टिसिपेंट हु डजंट विन द गेट्स द प्राइज ₹25। और जो विनर नहीं है, जिसने पार्टिसिपेंट है ओनली सिर्फ पार्ट लिया है, देन भी उसको ₹25 मिलेंगे। इट मीन्स जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने भी पार्ट लिया है, जो विनर है उसको ₹100 मिलेंगे और जो लूज़र है उसको ₹25 मिलेंगे। टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3000। टोटल जो प्राइज मनी है वो हमारे पास 3000 है। ये एक ऐसा ही क्वेश्चन है कि मेरे पास अगर 10 चॉकलेट हैं और मुझे क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, जिसके हाईएस्ट मार्क्स आते हैं मैं उसको 2 चॉकलेट देती हूँ, लोवेस्ट मार्क्स आते हैं उसको 1 चॉकलेट देती हूँ। तो इसी टाइप का क्वेश्चन है। मेरे पास है 10 चॉकलेट, इट मीन्स उससे ज़्यादा नहीं होंगी। तो यहाँ पे पूछा हुआ द नंबर ऑफ विनर इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। अब यहाँ पे देखो पार्टिसिपेंट इज गिवन 63, चाहे तो आप विनर को एज्यूम कर लो या उसको लूज़र तो नहीं बोल सकते, मतलब जिन्होंने पार्ट लिया है उनमें से जो विनर नहीं है उनको एज्यूम कर लो। तो बट टोटल क्या रहेंगे आपके 63 रहेंगे। अगर आप एक को भी एज्यूम कर ले तो मान लिया आपने विनर को एज्यूम कर लिया, तो दूसरे जो आपके पार्ट लेने वाले हैं जो विनर नहीं है वो 63 माइनस x हो जाएंगे। तो हमारा जो एजम्पशन है वो किस पे रहेगा, विनर है। जो भी टीम होती है, आप टीम में 2 ही पार्ट होते हैं। अगर हम टीम की बात करें, एक तो विन जो मैच जीत जाते हैं और दूसरे जो नॉट विन। अगर आप मानते हो कि ये x हैं और टोटल टीम में 63 हैं, तो जिन्होंने नहीं जीता है वो 63 माइनस x ही होंगे। तो ये इसी तरह की स्टेटमेंट है, हमें विनर को लेके चलता है। विनर गिवन है आपको कितने x। तो लेट
विनर इज x एंड जो विनर नहीं है वो रिमेनिंग स्टूडेंट्स, रिमेनिंग पार्टिसिपेंट। ये हो जाएंगे आपके, देखो टोटल गिवन है आपको, टोटल पार्टिसिपेंट पहले ही लिख लो, 63। विनर हमने लेट किए हैं, एज्यूम किए हैं x एंड रिमेनिंग पार्टिसिपेंट जो होंगे वो आपके कितने होंगे 63 माइनस x। देखो आपके पास रिमेनिंग भी है और विनर भी है। अब ये कहते हैं जो विनर है उसको कितने रुपीज़ मिलते हैं 100। चलो अगर एक विनर है तो आप उसको 100 रुपीज़ दोगे, 2 विनर है तो आप 2 इंटू 100 दोगे, अगर 3 विनर है तो आप 3 इंटू 100 दोगे, अगर x हुआ तो x इंटू 100 मिलेगा। तो यहाँ से अगर विनर की बात करें तो क्वेश्चन में वो कहता है कि उसको जो रुपीज़ दिए जाते हैं वो 100 दिए जाते हैं, तो ये 100 इंटू एक्स हो गया। रिमेनिंग जो स्टूडेंट है वो 63 माइनस एक्स है, उनको 25 दिया जाता तो वो भी ऐड होगा, तो 25 इंटू 63 माइनस एक्स। टोटल मनी जो मैंने ली है वो कितनी है 3000 रुपीज़। तो दिस इज़ अवर क्वेश्चन कि ये 100 जो विनर स्टूडेंट है उनको हमने 100 रुपीज़ दिए, तो टोटल मिला के हमने उनको 100 रुपीज़ दिए हैं। जो पार्टिसिपेंट है, रिमेनिंग पार्टिसिपेंट है वो 63 माइनस एक्स हैं, उनको हमने 25 रुपीज़ दिए हैं, तो 25 इंटू 63 माइनस एक्स हुआ। टोटल मनी जो डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो 3000 है। तो दिस इज़ अवर इक्वेशन सॉलिड, दिस इज़ 100x। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें, एक सेकेंड बची है, 25 multiply with 63 we will get 1575. Now multiply minus 25x we will get 3000. So this is 100x minus 25x, 100x minus 25x, this is 75x, this is 1575, 3000। ये प्लस है, राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 75x 3000 माइनस 1575। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ये आंसर आएगा आपका 1425। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 1425 को अगर 75 से डिवाइड करोगे तो आपको 19 आंसर मिलेगा। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x। x आपके विनर हैं, तो 19 स्टूडेंट आपके विनर हैं, तो रिमेनिंग स्टूडेंट कितने होंगे, तो राइट विनर स्टूडेंट, विनर पार्टिसिपेंट आपके 19 हैं, जो रिमेनिंग है आपके 63 माइनस 19, रिमेनिंग है वो आपके 44 हैं। दीज आर द विनर पार्टिसिपेंट 19, ये आपका आंसर है, विनर पूछा उन्होंने। रिमेनिंग जो है वो आपके 63 माइनस 19 44। इनको 19 को आपको 100 रुपीज़ मिले हैं और 44 को आपको 25 रुपीज़ ईच। So this is your exercise. I hope you will do in fair notebook. Please, I am repeating this word again. Do this exercise in fair notebook. This is very important. So I hope you will do yourself. Have a good day.